हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। बैट्समैनों ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो रोना आ रहा है, रात की नींद नहीं आ रही। हमने तो इंडिया को खुद मैच जीत दिया, यकीन माने ये मैच तो हमने दिया है। प्लेयर तो वो होता है ना कि हर बार परफॉर्म करके दिखाए। तो सारे धोखा है, धोखा है, धोखा। इन्होंने क्रिकेट धोखा कर दी। तो आप ये देखें कि क्रिकेट के अलावा जो बाकी खेल है उनको भी फरोग दे रहे हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और आज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात के साथ करेंगे। हफ्ते का पहला दिन है और अच्छी बात कुछ इस तरह से है कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसको आसान बनना पड़ता है और कुछ दुआ करके, कुछ सब्र करके, कुछ मुआफ़ करके, कुछ नज़रअंदाज करके। तो इसी तरह हम एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी कि आज का कोट ऑफ द डे ज़रूर है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है या मकसद ये नहीं है कि कौमी टीम की गुज़श्ता रात की कारकर्दगी पर पर्दा डाल दिया जाए और उन्हें कुछ कहा ना जाए। इस बदतरीन कारकर्दगी पर हम ना सब्र करेंगे ना ही माफ़ी मिलेगी, क्योंकि क्रिकेट वो खेल है जिसके साथ हम करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है और हमारी टीम रात करोड़ों दिल तोड़े हैं। तो कौमी टीम की इस बदतरीन परफॉर्मेंस पर ज़रूर बात होगी, लेकिन पहले एक नज़र बड़ी खबर पर। पाकिस्तानी शायकीन के लिए वर्ल्ड T20 शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। कौमी टीम का सफ़र तकरीबन तमाम। ग्रीन शर्ट्स अमरीका के बाद भारत के आगे भी बुरी तरह नाकाम। क्या वक्त आ गया है कि PCB होश के नाखून ले? ईद सर पर, जानवरों की कीमतें आसमान पर। कराची की मवेशी मंडी पर महंगाई के असरात वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले कीमतें ज़्यादा होने की वजह महंगाइयाँ कुछ और, यह जानने की कोशिश करेंगे। ईद की तैयारी कैसे करें, सेहतमंद जानवर की खरीदारी। सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी के लिए जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी। सेहतमंद जानवर की पहचान क्या, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तान में होने वाले मुकाबले हुस्न का मयार क्या। मिस पाकिस्तान ग्लोबल का एजाज़ जीतने वाली महाविश भट्ट आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगी। जी जनाब, ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कि ऑब्वियस बात है वो ये कि हम बात करने जा रहे हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की, जो कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा है। ग्रीन शर्ट्स के बल्लेबाजों की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी। भारत के खिलाफ मैच 120 रन पर ना वो चेज़ ही ना कर सके। हदफ के ताकुब में कौमी टीम 113 रन पर ढेर हो गई। अफसोस तो इस बात का है कि इजीली चेजेबल ये टारगेट था और ये हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। किसी ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। इसी पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बॉलर्स ने फिर भी जान लड़ाई, लेकिन बैट्समैनों ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया और नतीजा ये निकला कि हम मैच हार गए। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया शहरीज, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा बेड़ा गर्क किया। सैयद तरीन ने पाकिस्तान की क्रिकेट के तारीख की बात करूँ, वो इंडिया को कभी भी पाकिस्तान ऑल आउट नहीं कर सकता था। इस बॉलिंग ने, ख़ास तौर पर नसीम ने, हारिस ने, आमिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। टॉस अच्छा जीता और ये यकीनी तौर पर ऐसा लग रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच जीत जाएगा। यकीनी तौर पर मैच जीतने के लिए आपको बेहतरीन फील्डिंग करनी पड़ती। 3 कैच छोड़े, बहुत गैर मियारी फील्डिंग का मियार था, मगर सब चीज़ों को बुला के जब किस्मत आपके साथ हो, लक आपके साथ हो, ऐसा लग रहा था कौम की दुआ यकीनी तौर पर काम आ रही है। मगर किसको क्या पता था इसमें ऐसे लोग खिलाड़ी मौजूद हैं जो मुल्क के साथ सेंसी नहीं है, अपनी टीम के साथ सेंसी नहीं है। अमाद वसीम यकीनी तौर पर खेल का टर्निंग पॉइंट है। 15 रन बनाते हैं 30 बॉल खेल के। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, लोग हमें कहने पर मजबूर है, हमें रोना आ रहा है, हमें रात की नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? ये कोई खेल इंडिया ने तो खेल ही नहीं खेला। हमने तो इंडिया को खुद मैच जीत दिया, यकीन माने ये मैच तो हमने दिया है। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया के रोहित शर्मा आउट हो गए, 4000 रन उसने बनाए, विराट कोहली आउट हो गए। आउटस्टैंडिंग आपने बॉलिंग की। जब बैटिंग करने आप आते हैं, आप मुझे बताएं किस बात के आप कप्तान है, किस आपने फ्रंट ऑफ लीडिंग आपने 4000 रन बनाए, ऐसे 4000 रन का हमें क्या फायदा? फिर आप फकर जिस पर टीम डिपेंड करती है, छक्का मारते हैं, आउट हो जाते हैं। फिर रिजवान जिस पर टीम डिपेंड करती है, मैंने आपकी कराची से 3000 रन बनाए,
जिस बॉल पे वो शॉट मार के आउट में वो शॉट मारने वाला था नहीं था। फिर शादाब जिस तरह आउट हुए, चचा इफ्तिखार जिस तरह, मगर ये पाकिस्तान की आवाम के दिलों के साथ खेला गया है। मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, आपको वजीर दाखिला बनना पड़ेगा। पीसीबी के चेयरमैन अब छोड़ो, वजीर दाखिला बन के पोस्टमार्टम करें, और पोस्टमार्टम की जरूरत है। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी मौजूदा टीम का नहीं, मेरा ये ख्याल है साजिद भाई कि सभी से इस्तीफा ले लेना चाहिए। जितने भी प्लेयर्स हैं ना, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देने चाहिए और वो प्लेयर्स हायर करने चाहिए या उनको टीम में शामिल करना चाहिए जो एटलीस्ट प्रेशर गेम्स को हैंडल करना जानते हों। यहाँ पर आपकी सारी सिचुएशन आपके सामने है कि जब इनको सेंस ही नहीं है गेम का कि इस तरह की प्रेशर सिचुएशंस में खेला कैसे जाता है, तो फिर काहे की क्रिकेट टीम और काहे की ग्रीन शर्ट्स। आप मुझे बताएं, अमेरिका ने भी हरा दिया, भारत ने भी हरा दिया, वो बेबी टीम उसे कह रहे थे वो भी हरा गई, और ये जी बड़ी मेहनत करेंगे, अब तो जोर लगाएंगे पूरा क्योंकि अमेरिका से हारे हैं तो हो सकता है इंडिया से जीत जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये तो बस फिर डिसअपॉइंटिंग है। बस आपने बहुत प्यारी बात की। सीनियर जनरल शमीम भाई और जमील भी यही बात कर रहे थे, फौरी तौर पर बाबर से इस्तीफा ले लेना चाहिए, टीम के खिलाड़ियों से इस्तीफा ले। जर्नलिस्ट का ये भी ख्याल है फौरी तौर पर बाबर को रिजाइन कर देना चाहिए। किस मुंह से वो कप्तानी करेंगे? देखें, 9 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 साल से आपने पाकिस्तान की कप्तानी करी। अब पाकिस्तान 2024 वर्ल्ड कप के क्वालिफाई राउंड खेलेगा, बाहर हो गया पाकिस्तान, सुपर 8 में नहीं आएगा। डंके की चोट पे पाकिस्तान क्रिकेट सुपर 8 में नहीं आएगा। अमेरिका और इंडिया आएगा, पाकिस्तान के पीछे कनाडा लगा है। फिर किस मुंह से अब उठेंगे, किस कारकर्दगी से अब उठेंगे? साजिद भाई सिर्फ बाबर नहीं, मुझे बताएं कौन सा ऐसा बैट्समैन है या फिर ऐसा क्रिकेटर है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये धोखा नहीं देगा, ये ऑल द टाइम ना कंसिस्टेंसी के साथ खेलता है और इसकी परफॉर्मेंस पे कोई डाउट ही नहीं है। प्लेयर तो वो होता है ना कि हर बार परफॉर्म करके दिखाए और पता चले कि इसको सेंस भी और जान लगा रहा है। ये तो सारे धोखा है। इन्होंने क्रिकेट धोखा कर दी। बाबर की बात करूं, खासतौर पर रिजवान ने जो शॉट मारा, अहमद वसीम को मुझे बहुत समझ में नहीं आया। फिर फकर का मुझे देखें, चका इफ्तिखार को 4 साल से आप कैरी कर रहे हैं, 4 साल से कह रहे हैं, 60-62 2020 खेलनी है जब मुल्क को जरूरत थी। आपने क्या प्ले किया? शताब ने क्या प्ले किया? फिर आप उस्मान खान को खिलाए जा रहे हैं, हम कह के तके रो के तके साईं अयूब को खिला दें, मगर हेड कोच की भी ख्वाहिश ये थी, जो उसने पिक डाली है तब अपना साईं अयूब के साथ जाते हुए उसको मोटिवेट किया है। तो आप मुझे बताइए, टीम जो सिलेक्ट लोग थे, जो टूरिंग सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने टीम सिलेक्ट नहीं की। एक उस्मान खान की जगह आपको साईं अयूब को डालना चाहिए था। चले, ये तो तमाम चीजें पानी सर से गुजर गया है, मगर पोस्टमार्टम होना चाहिए टीम का। गैर म्यारी क्रिकेट खेलिए। दुनिया में 100 अरब से ज्यादा लोगों ने इस मैच को देखा है, और इस मैच को पाकिस्तान में जितने लोगों ने गेम अवेयरनेस थी, बिल्कुल क्लूलेस टीम थी, दीवाना वार, बस जी मैं बल्ला आगे चल के ना बस हिट करूं, बॉल को खेलना कैसे है ये पता ही नहीं है। मुझे ये बताएगा कि इनका सारा जोर इसी पर होता है कि बस हमने किसी तरह पुल करना है। आपने देखा रिजवान साहब भी, उनको तो एंड तक रहना चाहिए था क्रीज पर, वो भी इसी तरह आउट हुए कि बस पुल करके आगे से उठा के बस मार दूं मैं किसी तरीके से। देखिए, रिजवान को शॉट मारने की जरूरत ही नहीं। सीनियर बैट्समैन 30 रन पे खेल रहे, घुमरा वर्ल्ड क्लास बॉलर, पूरी दुनिया को पता है वो अपनी लेंथ से नहीं हटते, और पूरी इंडिया की कमांड उस पर चलती है। यॉर्कर स्विंगिंग यॉर्कर 140-145 से वो बॉल करते हैं, और जो उन्होंने शॉट मारा है वो शॉट मारने वाला शॉट थोड़ी था। सबसे पहले ने भी पुल करने की कोशिश की, फकर हुआ, रिजवान हुआ, ये वो लोग हैं या फौरी तौर पे पाकिस्तान को अगले 4 साल के लिए सोचना है। आपको नई टीम बनानी है, दोबारा आप सरफराज अहमद के हाथ जोड़ के उसको कप्तानी दें, उसको जिम्मेदारी दें, तीनों फॉर्मेट कप्तान बनाएं। ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। मेरी एडवाइस होती है कि मेरा शागिर्द है, मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ। उसके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम नंबर 1 पे थी, उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर थी, मगर ये चीजें भुलाकर लाइकिंग डिसलाइकिंग ग्रुप बंदी खत्म करें, 3 लोगों के ग्रुप को हटाएं, शाइन को हटाया। देखिए साजिद भाई, ये क्रिमिनल इनिंग जो इन्होंने खेली है ना, इस पर अब ये नहीं हो सकता कि जी एवरी डे इज नॉट अ गुड डे, और बाज़-औक़ात बैड लक होती है, फिर जनाब किसी एक की तो हार होती है। पता नहीं क्या मसला है, वो हार हमारी ही होती है और तो किसी की नहीं होती।
कि हमारी हार थी ना, आज हार जो हार जो हुई है, अगर भेज देते नसीम शाह को, वो चौके मार देता, 3 विकेटें लिए। अहमद वसीम की तो फॉर्म ही नहीं आ रही थी। अहमद वसीम ने जो इनिंग के लिए वहाँ वो डिजर्व नहीं करते थे। देखें सॉरी से, या आपको पूरा मैच देखें, हमारे जो हाल है, हमारी जो कैफियत है, हम बयान नहीं कर सकते। ये खेल मुल्क के साथ, आजम खान को ड्रॉप कर दिया, उसको ड्रॉप करके कौन सा तीर मार लिया टीम ने? बाकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी? आजम खान के साथ ज्यादती की, उसको टारगेट बना दिया, उसको छठ बैट में फील्डिंग करा रहे हैं। छठ बैट में फील्डिंग करना चाहिए इफ्तिखार को। वो बच्चा आप कभी क्रिकेटर है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, उसके साथ जुल्म कर दिया, ज्यादतियां कर दी। आज एक लड़का सिंध का इस टीम में मौजूद नहीं था, एक लड़का सिंध का नहीं था। कोई सोचने वाला है, कोई कहने वाला है? खुला खुला मैरिट का कत्ल है, नाइंसाफियों की इंतहा हो गई है। फिर आप तमाम उन चैनलों को क्रेडिट दें, उन तमाम चैनलों, तमाम चीजों को बुलाकर सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट की प्रमोट के लिए काम किया है। बिल्कुल साजिद साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि स्कोर इससे भी कम होता इंडिया का। हमने बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए हैं, फील्डिंग हमारी बहुत नाकिस थी। ये 120 तक ना जाता, इससे भी 100 के करीब होता। और ये वही पिच है कि जिसके ऊपर नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच भी हुआ था। सबको पता था कि टोटल स्कोर इस पे कम होगा, तो लो स्कोरिंग मैचेस और वो भी टारगेट भी हम अचीव ना कर सके। गैर मियारी बैटिंग ना, आप देखें ना, 90 रन पे मैच, वो 140 का सोच रहा था, उनका कप्तान कह रहा था 140 रन बनाएंगे। आउटफील्ड स्लो है, फिर 120 पे आउट कर दिया, उसके बाद स्टार्ट आपका अच्छा हुआ, फिर आपके सेट बैट्समैन आउट हो गए। ये दाल में काला, पूरी दाल काली कर दी गई है, पूरी दाल को काली कर दिया गया है। लफ्ज बंद लफ्जों में 1 2 3 कर दिया गया। 1 2 3 करने वाले कौन लोग हैं, उनकी निशानदी की जाए और उसमें चेक एंड बैलेंस की जाए, तायाद उनको पाबंदी लगाई जाए। क्योंकि आम हार नहीं हुई है, क्योंकि आम क्रिकेट हार नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है। पाकिस्तान की आवाम के साथ खेला गया है, आवाम के दिलों के साथ खेला गया है, जज्बातों के साथ खेला गया। क्रिकेट की हार नहीं हुई है, क्रिकेट इंडिया ने खेली नहीं है। हमने तो खेल उनको पूरा मौका दे दिया है, प्लेट पर रख के मैच दे दिया, गेम में वापस नहीं आ सकते थे। ये कहाँ की क्रिकेट खेली है? कहाँ बॉल, कहाँ बैट, कहाँ शॉट, कहाँ सिलेक्टर, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भी पाकिस्तान एक जगह खड़ी नहीं थी। बॉलिंग आपको मैच जिताती है, टॉस आप जीते, बारिश हुई, फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया, गेम में वापस आने के लिए। इतनी बॉलें पी हैं। अब आप ये देखें कि 44 बॉलों पर 31 रन है रिजवान के। 44 बॉलों पर अंदाजा लगाया, 44 बॉलों पे 41 रन किए, मैच फिनिश करके आ जाते तो हम आपके लिए हीरो हो जाते। हीरो बनने का मौका था। कहीं भी दुनिया में परफॉर्मेंस ना करे इंडिया के खिलाफ, जैसे नसीम ने बॉलिंग करी, इनपुट डाला था, अगर 2 उसने चौके मारे, कोशिश तो की, उसको ऊपर तो भेज देते, चौके छक्के मारता, हीरो बन जाता। मगर ये चीजें नाइंसाफी हुई है, डंके की चोट पर लेकिन नियत जब पॉजिटिव नहीं होगी, जीत की नीयत होगी, तो कैसे अब तो वो रखेंगे आप मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। मैच जीतते भी वही जो कि नियत पॉजिटिव हो, गेम में प्लानिंग हो। 2022 में आप फाइनल खेलें, 2021 में सेमीफाइनल खेलें, वो पास हो गया है। ये नया मैच था, नई क्रिकेट थी। आप देखें तो सही क्या मैच हुआ है। बस जसप्रीत बुमराह ही इनके लिए डरावना ख्वाब बन गया। और बस क्या कह सकते हैं इसमें ना। अब साजिद भाई मुझे बताइएगा, आपके 2 मैचेस तो हम हार गए हैं, अब आगे क्या पोजीशन देख रहे हैं आप इस वर्ल्ड कप में? देखिए हमारी पोजीशन बिल्कुल खत्म हो गई है। हम हमें क्वालिफायर राउंड खेलना पड़े, सुपर 8 में हम आ नहीं सकते, हम कनाडा को हरा नहीं सकते। दूसरा, कनाडा भी मैच जीती हुई है, वो आइलैंड से हमने वहाँ पर खेलना है, फ्लोरिडा में मैच खेलना है। और पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर मगरब में चले जाएगी, इंडिया और अमेरिका का मैच इसी ग्राउंड में मैच होगा, इंडिया तीसरा मैच खेलेगा। इंडिया की अब दोबारा मौके नहीं देगी, इंडिया गेम में वापस आ जाएगी। इंडिया की बैटिंग, जिस तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा आउट हो गए, उनकी टीम बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा। और अमेरिका ने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के खिलाफ। तो अमेरिका और इंडिया इस पोल से आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान अगर मगरब में चले गए, अब उनकी फाइल बंद हो गई है, अब उनको क्वालिफाई खेलना पड़ेगा, 2026 के लिए क्वालिफाई खेलना पड़ेगा। लगमिया फिक्री है, 2007 का फाइनल खेला है, 2009 का फाइनल खेला है, 2022 का फाइनल खेला है। आज तक जितने भी 2020 क्रिकेट हुई है, पाकिस्तान 2 दफा हुआ जो सेमीफाइनल नहीं आया, सारे सेमीफाइनल फाइनल खेला है। और पाकिस्तान की टीम 2020 में बनती है, टेस्ट मैच की क्वालिटी क्रिकेट डिपार्टमेंट बंद हो गए, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। मैं तो कहती हूँ इस्तीफे लेने से पहले ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, जिसमें सहाफ़ियों के साथ अवाम भी हो और पूछे इनको लाइन से बिठा के कि बताइए ज़रा
कि आपने ऐसे कैसे परफॉर्म किया, आप ऐसे क्यों खेल रहे थे, आपने क्या सोच करके डिसीजन लिया। बाबर से भी पूछा जाए, इन सभी से पूछना चाहिए, ताकि इन्हें ये तो पता चले कि हम आंसरेबल भी है। ये नहीं कि हारे जीते बस अपने पैसे रखे और बस निकल लिए, अगली गेम की तैयारी करते हैं, वहाँ पे भी जाके यही करेंगे जो यहाँ पे किया था। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है, इस पर बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि जब इतना पैसा ये लोग ले रहे हैं तो इनसे कोई पूछे भी तो कि तुम कर क्या रहे हो। देखिए, आप पूछने का वक्त आ गया, करने का वक्त आ गया, डिसीजन लेने का वक्त आ गया कि तमाम कुछ मोहसिन नकवी साहब को ही करना पड़ेगा, वरना उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। ये गुजारा नहीं है, आप ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये समझ नहीं आती साजिद साहब कि खेलते जीरो हैं और एड्स इनको ऐसे मिलते हैं, इस तरह बहुत बड़े सुपरस्टार होते हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं मिलते। एजेंटों की लॉबी है, अजहर महमूद उनके एजेंट बने हुए, वो अपने कमर्शियल करा रहे होते हैं। यहाँ मुझे बताइए, एजेंटों ने क्रिकेट का बड़ा वगैरह कर दिया, दिमाग को लड़कों के खराब कर दिए। एजेंट जो इनके प्लेयरों के एजेंट बन के आ गए मार्केट में, उन्होंने क्रिकेट ये पाकिस्तान को तरजीह नहीं देते, प्राइवेट लीग को तरजीह देते हैं। अब मुझे बताइए, अहमद वसीम आमिर का क्या फ्यूचर है? अब वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, उनको लेके आए, उनसे क्या काम लिया? कोई सही बात है, सही बात है। अच्छा, इस वक्त काजी साहब हमें ना साबिक चेयरमैन पीसीबी के खालिद महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, क्या कहेंगे आप कल की परफॉर्मेंस पे टीम की? देखिए, मैं कल रात से तबसरे सुन रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल से, और आपके चैनल पे भी जो बातें हो रही हैं वो भी सुन रहा हूँ। एकदम से खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि वो उन्होंने ये खराबी की, वो फलाने डिनर पे चले गए, उन्होंने फोकस नहीं किया चीज़ों पे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा, मुझे नहीं समझ आती कि असल खराबी जो है वो मैनेजमेंट की खराबी है। आप यही खिलाड़ी जो 10-12 हैं और बड़े उनमें अच्छे खिलाड़ी भी हैं, वही किसी अच्छी मैनेजमेंट को दे दें और उनको संभाल के वो रख सके। ज़ाहिर है खिलाड़ी होते हैं, वो तो उल्टी हरकतें भी करते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट होती है जो उनको काबू में रखती है, जो उनको संभाल के रखती है, जो उनको सीधे रास्ते पे चलाती है, जो उनके लिए सही प्रोग्राम बनाती है। ये तमाम खराबियां मैनेजमेंट की है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मैनेजमेंट पे बहुत कम तबसरा हो रहा है और सारा जोर जो है खिलाड़ियों पे। लेकिन बड़ी माजरत के साथ खालिद साहब, मुझे ये बताएगा कि मैनेजमेंट भी कोई एक दफा थोड़ी चेंज हुई है। नजम सेठी साहब, रमीज राजा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी तरफ कोई नहीं सोचता। मैं 5-6 चीजें मुख्तसर आपके पास वक्त नहीं होगा कि इनके बता देता हूँ कि अब मुझे बताइए कि इस क्या मैनेजमेंट इससे ज्यादा अहमकाना हरकत हो सकती है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका में होना है और आप अपनी टीम को इंग्लैंड और आयरलैंड और कहाँ भेज के खिला रहे हैं। ऐसे होता है जैसे कोई भूखे होते हैं कि कहीं से टूर की ऑफर आ जाए और हम टूर के लिए पहुंच जाए। इंग्लैंड में खेलना, उनकी कंडीशन फ़र्क, उनकी विकटें फ़र्क, उनके हालात फ़र्क, यही आयरलैंड की सूरत हाल है। अब इसके मुकाबले में देखिए, इंडिया की टीम कई दिन पहले से अमेरिका पहुंची हुई थी, वहाँ से वो विकेटों के साथ शनासाई हासिल कर रही थी, वहाँ से खेल रही थी। उनका पूरा प्रोग्राम जो है वो फ़र्क किस्म का नज़र आता है। और 16-17 बंदे साथ टीम के साथ भेजे हुए हैं, किस नाम से, कोई कंसल्टेंट है, कोई एनालिस्ट है, कोई पता नहीं वो साइकोलॉजिस्ट है वगैरह वगैरह। ये सारा आप देखें, असल सारी खराबी जो है पूरी की पूरी मैं समझता हूँ मैनेजमेंट की है। यही टीम जो है वो किसी अच्छी मैनेजमेंट के पास आई होती तो इसी टीम से बहुत बेहतर काम दिया जा सकता है। तो खालिद साहब, क्या मशवरा देंगे आप? अब जो सिचुएशन है इसके बाद अब क्या किया जाए? एक बात बोलूं मैं, सिचुएशन में फौरी तौर पे क्रिकेट बोर्ड को डिसॉल्व किया जाए, खत्म किया जाए। फौरी तौर पे कोई ऐसा बंदा तलाश किया जाए जो इस क्रिकेट बोर्ड को चला सके और उसके जिम्मे लगाया जाए, उसको एक टारगेट दिया जाए कि अब जनाब इसमें आपने इस टीम के साथ काम करना है, इसको बेहतर बनाना है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ अकाउंटेबिलिटी है। आप पूछे, इतने जो टॉप पे भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ लाहौर में भी बैठे हुए हैं, 15-16 वहाँ पे गए हैं, ये भेजने वाले कौन हैं? इनसे कौन पूछेगा, कौन इनसे हिसाब देगा? ऐसे जैसे होता है कि बाप का माल है, अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है पूरे का पूरा। तो ये फौरी मशवरा है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, की छुट्टी। साजिद साहब, खालिद साहब हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं।
कौन अस्सलाम जी? वालेकुम सर। सर साजिद खान बोल रहा हूँ। सर साजिद खान बोल रहा हूँ। जैसे खालिद जी महमूद साहब जो साजिद साहब पाकिस्तान के कैसे हैं? ठीक साबिक ठाक है चेयरमैन, जी जी। खालिद महमूद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन है। बड़ी वसी एक्सपीरियंस इनके दौर में 93 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी काम किया, तरक्की। जी खालिद महमूद साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इस बात को सेकंड बनाऊँ। शहरी आपको याद होगा, आपने इसी मॉर्निंग शो में तनवीर साहब का जिक्र किया था जो ह्यूस्टन में रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात की थी, हम ह्यूस्टन में भेज दें पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10-12 दिन यहाँ प्रैक्टिस कर लेगी, एडजस्ट हो जाएगी। और आपके मॉर्निंग शो में ये खबर हमने और आपने ब्रेक की थी, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मगर पाकिस्तान जी क्रिकेट बोर्ड ने उनको उसको अहमियत नहीं दी, वो चले गए इस तरह इंग्लैंड की पे। बातें तो साजिद साहब मैनेजमेंट ने सीरियस ही नहीं ली ना। आप नहीं तो बिल्कुल सही खालिद कहा भाई खालिद साहब ने कि देखिए, मैनेजमेंट के बड़े खालिद इश्यूज हैं, उनको भी साहब पहले देखिए, मैं एक रिजॉल्व बात करना कहते चाहिए, चलूं तो फिर तो टीम की खालिद महमूद परफॉर्मेंस पे साहब के बात बारे होनी में एक बात चाहिए। देखिए, खालिद महमूद साहब एक पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन है, बड़ा वसी एक्सपीरियंस रखते हैं। और इनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेइंतहा तरक्की की। और इनके दौर में क्या ग्रुप बंदी नहीं थी, वसीम वकार की ग्रुप बंदी सही नहीं थी, सही मगर इनको हैंडल करना आता था, ये काम करना जानते थे। नहीं मगर नहीं, आप बिल्कुल सही पाकिस्तान कह पहले रहे था। हैं साजिद भाई, आप सही कह रहे हैं कि काम करना जब मैनेजमेंट जानती है, हालात नहीं होते जो अभी हैं। बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और अभी प्रोग्राम में नाज़रीन हमें एक ब्रेक शामिल करना है, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपसे बात करेंगे कुछ नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, क्योंकि हमारे यहाँ नौजवानों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं होते। अलबत्ता पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से काफ़ी काम किया है और वफाकी सतह पर भी काम देखे जा रहे हैं। ख़बर ये है कि चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद ख़ान ने फ़हद शहबाज को फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम पंजाब मुकर्रर कर दिया है। फ़हद शहबाज बानी यूथ जनरल असम्बली हैं। इससे पहले नौजवानों से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर चुके हैं। यूथ से मुतालिक खिदमात की बुनियाद पर आलमी शोहरत याफ्ता दयाना अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फोकल पर्सन PM यूथ प्रोग्राम फ़हद शहबाज साहब, और महज 27 साल इनकी उम्र है जिसमें उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अस्सलाम वालेकुम फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी मुझे ये बताइएगा फ़हद साहब कि क्या अभी इस वक्त इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं नौजवानों की फलाह के लिए और उनकी सपोर्ट के लिए? पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी काम इस पर कर रही है। मैं चाहूँगी थोड़े अपने व्यूज़ भी आप दीजिएगा। डायरेक्शन ठीक है? बिल्कुल, देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 2013 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने इसका आगाज किया था, जिसके तहत नौजवानों को एम्पावर किया जा रहा है। और गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम, किसान एग्रीकल्चर स्कीम, लैपटॉप्स, और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अभी अपनी नेशनल यूथ काउंसिल बनाने जा रहे हैं। जो नौजवान 15 से 29 साल जिनकी उम्र होगी, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का काम करेंगे, जिसके लिए आजकल एप्लीकेशंस जारी हैं और 15 तारीख आखिरी है। इसके अलावा पाकिस्तान में पहली दफ़ा नेशनल वॉलंटियर कोर बनाने हम जा रहे हैं, जिसके तहत मरकज से लेकर तहसील सतह तक वॉलंटियरिज्म को फ़रोग देने के लिए नौजवानों को एम्पावर किया जाएगा। अच्छा, मैं चाहूँगी फ़हद साहब थोड़ा सा अगर आप लोग फोकस करें ना एथलीट्स पर भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी हमारी यूथ हैं और अक्सर हमारे पास एथलीट्स आते हैं और वो आके बताते हैं कि हम लोग मुल्क का नाम पाकिस्तान से बाहर जाकर रोशन करते हैं, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, ना फाइनेंशियली ना मोरली, यहाँ तक कि हमें कोई रिसीव करने भी नहीं आता एयरपोर्ट पर। तो उनके हवाले से कुछ किया जाएगा इस यूथ प्रोग्राम में? अच्छा देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और चेयरमैन राना मसूद साहब की ही काविशें थी कि अजलान शाह में जो टीम गई थी, आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी है कि किस तरह से उसने हतमी मरहले तक रसाई हासिल की और उससे पहले नाकाबिले शिकस्त रही। और ये वो टीम थी जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। इनको 3 दिन का सिर्फ एक कैंप दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद साहब की काविशों की बदौलत, जिसकी वजह से ये सम्राट हैं। आज ही के दिन पाकिस्तान और कतर का वॉलीबॉल होने जा रहा है। तो आप ये देखें कि क्रिकेट के अलावा जो बाकी खेल हैं, हम उनको भी फरोग दे रहे हैं। इसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर पाकिस्तान की तमाम सरकारी जामियात के अंदर पहले मरहले पे
टैलेंट हंट प्रोग्राम करवा रहे हैं जिसके अंदर 16 खेलें शामिल हैं, और इसके बाद इसका दायरा कार बढ़ा के हम निजी यूनिवर्सिटीज और इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल्स को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ना सिर्फ यूथ डेवलपमेंट के हवाले से बल्कि खास तौर पे स्पोर्ट्स, टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज के इनिशिएटिव्स को भी कैरी किए हुए हैं। अच्छा, अब एडवाइजरी बोर्ड तो आप बता रहे हैं और वॉलंटियरली भी ये काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो कि अपना पढ़ाई के साथ साथ ज़ाहिर है उन्हें अपनी स्टडीज़ के एक्सपेंस भी अफोर्ड करने पड़ते हैं, जिसके लिए वो अक्सर परेशान रहते हैं। कुछ ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। तो जॉब्स क्रिएट करने के लिए क्या हो रहा है जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए? देखिए, इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने जो अभी अपना लोन का दायरा कार है इसको एक तो मजीद बढ़ाए जा रहे हैं कि जो काम साथ साथ कर सकते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नौजवान पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का हर नौजवान स्किल सेट की तरफ जरूर है। स्किल डेवलपमेंट के लिए नेपटेक के साथ मिलके इस वक्त आज की तारीख तक भी अंडर ट्रेनिंग 56,000 तलबा हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनकी जॉब प्लेसमेंट भी हो रही है नेपटेक के तहत, और इसके साथ आने वाले टाइम में इनकी जो बैरून मुल्क प्लेसमेंट है उस पर भी काम हो रहा है। ना सिर्फ ये पहले टीयर में बल्कि ऐसे नौजवान जिनके पास मुख्तलिफ आइडियाज हैं, जो स्टूडेंट्स होने के साथ साथ ऐसे कारोबारी महारत भी रखते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड है। 2022 में हमने ये अवार्ड के तहत 100 लोगों में 160 मिलियन तकसीम किए थे। बजट के बाद इसका दायरा कार बढ़ा रहे हैं, तलबा का भी और इसके साथ साथ जो इसकी रकम है उसका भी। और इसमें एक तो ये है कि इनिशियल प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम आपको ग्रांट देता है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज और इसके साथ जो हमारे साथ कंपनीज अलाइन है वो बाकायदा तरह से इसके साथ खड़ी होती हैं, ऐसे नौजवानों के इनिशिएटिव्स के साथ जो म्यारी और पायदारी पर मबनी होते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस लेवल पर आप लोग इसके अलावा क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस हवाले से एक्टिव हुए हैं, उन्होंने लैपटॉप्स भी तकसीम करवाए। अब मरियम साहिबा ने भी यही इक़दाम जो है इसको वो आगे लेकर चली हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे इसके अलावा स्कॉलरशिप्स या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि ब्राइट हैं उनको बाहर स्टडीज़ के लिए भेजने के लिए भी कुछ हो रहा है? देखें, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ चाइना का दौरा मुकम्मल करके वापस आए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वो तलबा जिनका एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक है, वो तलबा को हुकूमत पाकिस्तान अपने खर्चे पे चीन भेज रही है, जहां पर वो जदीद तकनीक और महारत सीखेंगे। और जहां तक आपने बात की ना कि यूनिवर्सिटी में हम क्या कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में 62 सरकारी जामियात के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बन चुके हैं, जहां तलबा आने वाली महारतों से और सॉफ्ट स्किल्स से मुस्तफीद होते हैं, और यहाँ पर कंपनीज आकर तलबा के साथ लिंकेजेस करती हैं और फिर यही जॉब प्लेसमेंट का बायस बनते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में चूंकि हम देखते हैं कि क्लाइमेट का बड़ा मसला है, चंद दिन पहले ही वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे गुजरा है, तो उसके हवाले से पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन हमेशा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब के नाम से 138 सरकारी जामियात के अंदर अपनी सोसाइटीज बनाए हुए हैं, और आगे हम इसी का दायरा कार निजी जामियात और इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल्स तक बढ़ा रहे हैं। अभी प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।